सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून के बारे में। जैसे चाइना का जो बैलून है उस पर काफ़ी सारा चर्चा चल रहा है यूएसए के अंदर। तो उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। एक जो आस्पेक्ट है दैट इज रिलेटेड विद स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून, तो वो क्या होता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक तो स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून के बारे में, उसके बाद जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ग्लोबल फैक्टर्स एंड इकोनॉमी के बारे में। तो ये टॉपिक आपका इकोनॉमी का आ जाता है। दिस इज़ रिलेटेड विद पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें एनवायरनमेंट भी इंक्लूडेड है एंड इंटरनेशनल रिलेशन भी इंक्लूडेड है। और ये टॉपिक हम इसको साइंस टेक और ज्योग्राफी के अंदर वी कैन इंक्लूडेड। ये सारे टॉपिक्स हैं और मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ वो भी आपका है। सो यहाँ पे देख लो, दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। मेगा एक्सटेंशन ऑफर है और लास्ट डेट आपकी 9 फेब है इसकी। तो यहाँ पे आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 मंथ्स फ्री हैं आपके लिए। प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम, इसको भी आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट, MCQs हैं, टेस्ट सीरीज है, 1.5 ईयर करंट अफेयर्स है, रिवीजन है सारा। ये सारी चीज़ें हैं। तो यू हैव टू यूज़ द कोड SPLIV और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो unacademy.com में जाना है, UPSC CSE सेलेक्ट करना है, कोड डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा भी कोर्स चल रहा है साइंस टेक एनवायरनमेंट IR। तो देखो अभी जो ये 12 मंथ्स प्लस 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो ये कोर्सेज जो हैं ये भी आएंगे, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी जब आ जाएंगे। तो ये तो है ही। इसके अलावा भी जो टॉप एजुकेटर के कोर्सेज वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। US शूट्स डाउन बैलून, बीजिंग वॉन्स ऑफ रेस्पॉन्स। तो अब देखो ये जो बैलून है, इस बैलून को शूट डाउन किया गया USA के द्वारा। अब इसमें देखो ये फ्रंट पेज में भी आए, कल भी मैंने इस पर चर्चा की थी। एक और ओपिनियन आ रहा है दैट इज इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून। तो यहाँ पे क्या होता है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये आपका बैलून है, ये बैलून है, ये इसका मतलब इन्फ्लेशन वॉल्व है, बैलन नेट जिसे हम कहते हैं। तो सेकेंड बैग विद इन द बैलून दैट कैन बी पम्प्ड फुल ऑफ आउटसाइड एयर, जो कि मतलब खास तौर से इसको अगर दबाया जाएगा तो या इस पे हवा भरी जाएगी। सो इससे क्या होगा, इट व्हाट विल हैपन कि जो बैलून है वो हैवी होगा और नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रेशर एनवेलप है। एंड दिस जीरो प्रेशर बैलून कम इन मैनी साइजेस। इसे जीरो प्रेशर बैलून भी कहते हैं। बहुत सारी साइजेस में आपका आता है और ये अभी देखा भी गया US के अंदर। अब यहाँ पे देखो इनका ये कहना है कि ट्रैवल यहाँ चाइना से लेके इस पूरे रास्ते होते हुए यहाँ तक इस रीजन तक पहुँचा है और इस रीजन से होते हुए इस तरीके से ये इस रीजन पे जाएगा। तो इनका ये कहना है कि दैट वी आर नॉट काइंड ऑफ, ये कोई स्पाई बैलून नहीं है, रादर इज अ स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून। स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून का क्या एक रोल होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, ऊपर वाली सबसे लेयर उसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। उसके नीचे वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर को हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्ट्रेटोस्फियर। तो आपके पास ट्रोपोस्फियर है, देन यू हैव ए स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पे खास तौर से जैसे क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए बैलून का इस्तेमाल होता है। अब देखो वी आर नॉट सेइंग कि कौन सा ये बैलून था। yesterday we have discussed one term called as रिकॉन्सोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो वी हैव लाइक ऑब्जर्वेशन बैलून, ये शब्द हमने इस्तेमाल किया था। इसे रिकॉन्सोनेंस बैलून भी शब्द इस्तेमाल किया। तो ये बेसिकली स्पाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रादर यहाँ पे देखा जाए तो वी आर कॉलिंग इट इज एज अ स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून इज बेसिकली टू स्टडी द क्लाइमेट एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशन बैलून इट इज़ फॉर द इंटेलिजेंस पर्पस। इंटेलिजेंस पर्पस के लिए ये बैलून का इस्तेमाल आपका किया जाता है। सो यहाँ पे लाइक जीरो प्रेशर अल्ट्रा लॉन्ग ड्यूरेशन बैलून, ये हाई टेक वी कैन से हाई टेक आई, मतलब कि ऊपर से हर चीज़ ऑब्जर्व करना। अब अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं। देखो वी विल नॉट से कि क्या सही है क्या गलत है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियंस दैट आर विजिबल। And one opinion is related that it can also be a stratospheric balloon. Rather it is also considered as a high tech eye. High tech eye का मतलब कि ऊपर से हर चीज़ जो है ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ जो है ऑब्जर्व कर रहा है। सो स्ट्रेटोस्फियर से होते हुए और चीज़ों को देखना। एंड देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट फॉर एग्जाम्पल लाइक फॉर एग्जाम्पल कि जो इसका मूवमेंट है तो विंड का डायरेक्शन किधर, ये भी लेकर जाया जा सकता है। देर इज़ ऑल्सो देर इज़ वी कॉल इट एज थंडर हेड बैलून, ये भी एक होता है। तो ये क्या है कि जैसे कई प्रकार के लाइक कॉन्ट्रैक्टर्स एरो स्टार फॉर स्ट्रेटोस्फेरिक मिशंस, तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द विंड कंडीशन ये आपका मूव करता है, जिसे हम थंडर हेड बैलून भी कहते हैं। तो मतलब बैलून के नेविगेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ तरीके हैं। देर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच ये बैलून का आपका
वर्क होता है। तो विंड डायरेक्शन के माध्यम से इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ऑब्जर्वेशन बैलून, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज टू स्टडी द वेदर। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज मोर देन अ कोल एनर्जी, इंडियाज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन मोर देन अ कोल्ड स्टोरी। तो यहाँ पे देखो क्या है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट हैज बीन हाईलाइटेड। यहाँ पे एक JETP के बारे में चर्चा हो रही है। नाउ व्हाट बेसिकली इज JETP, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें एनर्जी ट्रांजिशन पर मैंने आपको मेंस का प्रश्न भी दिया था। अच्छा, प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, सुबह 7 बजे हो गई है। 8 टॉपिक उसमें कवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस, PIB, डाउन टू अर्थ मैगजीन, ये सब चीज़ों से। तो उसको आपको गो थ्रू होना है, एक एक करके आप जो है उसको गो थ्रू हो एंड ट्राई टू गो थ्रू होने के बाद जस्ट ट्राई टू अपना ब्रीफ नोट्स भी उसको प्रिपेयर कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है वो सीरीज़ और उसको ज़रूर से आपको फॉलो करना है। एक बार आप सुनोगे, की पॉइंट्स नोट करोगे, प्रीलिम्स की एक अपनी एक बुकलेट बना के उसमें कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। सेशन अगर देखते हैं तो जस्ट प्रेस द लाइक बटन और अपना अटेंडेंस दें। अटेंडेंस मतलब आप सेशन कब अटेंड करते हैं, ये डिसिप्लिन आप जरूर से मेंटेन रखें। तो देखो, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, इट्स अ फाइनेंसिंग टेक्निक डेवलप्ड लाइक, ये आपका डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा की गई है। अब यहाँ पे शब्द यूज हो रहा है एनर्जी ट्रांजिशन। व्हाट इज एनर्जी ट्रांजिशन? लाइक इफ यू आर यूजिंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हो। नॉन रिन्यूएबल जैसे पेट्रोल, डीजल, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हो। तो नॉन रिन्यूएबल मतलब जो आपकी फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये जो आते हैं ये नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब सोलर, विंड, ये सब चीज़ें आपकी रिन्यूएबल के अंदर आते हैं। तो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, कार्बन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, कार्बन एमिशन कम से कम हो, तो हमें ये शिफ्ट करना है। अब ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल, ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी डिमांड करता है। एकदम से ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन से देर इज दिस पार्टनरशिप, ठीक है, जैसे हम एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप भी कहते हैं। एंड एज पर द एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, जो डेवलप्ड देश हैं दे आर हेल्पिंग आउट द डेवलपिंग कंट्रीज इन दिस एनर्जी ट्रांजिशन। इन्होंने पहले फेज में कई प्रकार के कदम उठाए भी हैं यहाँ पे, जैसे फेज डाउन कोल, ग्लासगो पैक्ट के तहत। यहाँ पे वी कैन से कि किस तरीके से कोल को धीरे धीरे कम किया जाए। तो ग्लासगो पैक्ट जो आपका हुआ था, तो वहाँ पे इसमें फोकस भी किया गया था और JETP पर भी आपका फोकस किया। तो साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया, वियतनाम, अब इंडिया को भी कंसिडर किया जा रहा है बिकॉज इंडिया इज़ गोइंग टू बी लाइक, इंडिया इज़ अ G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। सो अगर हमें बाहर से फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है तो हमारी भी ये एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। एंड वी ऑल्सो हैव अ सर्टन चैलेंजेस, आर्थिक लेवल पे भी, सामाजिक लेवल पे भी। सामाजिक ट्रांजिशन भी चाहिए, आर्थिक ट्रांजिशन भी चाहिए, जिसके माध्यम से वी कैन ओनली ब्रिंग द चेंजेस, लाइक वी स्टार्ट ऑप्टिंग फॉर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो सब बदलाव जो है इकोनॉमिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे करके ही हम इस पार्टनरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो एनर्जी ट्रांजिशंस कुड गिव राइज टू इंटरजनरेशन स्पेशल इक्विटी कंसर्न। सो यहाँ पे ये, अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ वी आर मूविंग, लाइक for example if you are moving directly to the renewable energy, तो it will affect जॉब ऑल्सो। नए तरीके की जॉब्स जो है वो क्रिएट भी हो सकती हैं, बहुत सारी जॉब आपकी जा सकती हैं। इसके अलावा जो एनर्जी का एक्सेस है दैट में ऑल्सो बी अफेक्टेड। एंड बहुत सारी जो वेलफेयर प्रोग्राम है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। बिकॉज एनर्जी जो ट्रांजिशन है कई प्रकार के कंसर्न भी रेस करेगा। बिकॉज एकदम से एनर्जी ट्रांजिशन को नहीं किया जा सकता है, इट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस। कई प्रकार के लाइक जो इकोनॉमिक इनइक्विटीज़ कोल और दूसरे रीजन्स के अंदर वी कैन से एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी रीजन पे आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, किसी रीजन पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें देखो दोनों तरीके की बातें हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इफ़ यू आर ट्राइंग टू कैरी आउट एनर्जी ट्रांजिशन, तो जहाँ पे रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर हैं दे कैन एक्सेस द एनर्जी। जहाँ पे नहीं है तो वी हैव टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, देन ओनली जो एनर्जी अवेलेबल, रिन्यूएबल एनर्जी, दैट विल बी अवेलेबल। सिमिलरली कोल की अवेलेबिलिटी पर अगर फ्यूचर के अंदर हम बहुत ज़्यादा निर्भर करते हो, जहाँ कोल की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे लोग दे कैन एक्सेस द एनर्जी। जो जहाँ कोल की अवेलेबिलिटी नहीं हो, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, दे कैन नॉट एक्सेस द एनर्जी। तो इस प्रकार के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। सो एनर्जी ट्रांजिशन से लिंक्ड इंट्रा जनरेशन मतलब
एक ही जनरेशन में, आज जैसे आपकी जनरेशन है तो इसी में ही इनिक्विटी देखने को मिल जाएगी। कोई एक्सेस कर सकता है, कोई एक्सेस नहीं कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी। इंटर जनरेशन, डिफरेंट जनरेशन, आज हमारी जनरेशन एक्सेस कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, आगे की जनरेशन भी सेम चीज़ ऑफिस फेस कर सकती है। स्पेशल मतलब स्पेस, मतलब स्पेस एंड टाइम। तो यहाँ पे इस रीजन पे मान लो आप एक्सेस कर पा रहे हो, इस रीजन पे एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो यह भी डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी। एनर्जी की अवेलेबिलिटी पर जो है ये करता है। तो यहाँ पे JETP डील्स की बात करें तो पे लिमिटेड अटेंशन टू इंटर जनरेशनल इक्विटी जॉब लॉसेस। तो यहाँ पे क्या है कि वी टॉक अबाउट इंटर जनरेशनल, जिसे इंटर जनरेशनल की तो हम बात करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना कि अगर वी आर थिंकिंग कि ठीक है रिन्यूएबल एनर्जी है, अगर हम उसको जाएंगे कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन एमिशन कम होगा, कार्बन न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा, तो इससे क्या है कि जिस प्रकार का हम डेवलपमेंट अचीव करेंगे, ठीक है, जिस प्रकार का जो डेवलपमेंट है हम अचीव करेंगे, द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट वी आर गोइंग टू अचीव, जिस प्रकार का डेवलपमेंट हम अचीव करेंगे, इनिशियल फेज में इट में रिजल्ट इनटू जॉब लॉस बहुत सारे, क्योंकि पूरा ट्रांजिशन में हो सकता है कि प्रिविलेंट जॉब्स का लॉस हो। कोल का जैसे आप फेस डाउन करोगे, तो अगर कोल का फेस डाउन करने से जॉब का लॉस होगा, सो इस जनरेशन के अंदर देयर माइट बी इनइक्विटी, मतलब किसी के पास जॉब है, किसी के पास जॉब नहीं है। फ्यूचर के अंदर फायदा हो सकता है बिकॉज कार्बन एमिशन फ्यूचर के अंदर आपका रिड्यूस होगा, तो क्लाइमेट चेंज हमको बेनिफिट होगा, मतलब क्लाइमेट चेंज जो होगा उसको रोकने में हमको मदद मिलेगी, उसको कर्ब करने में या उसको लिमिट करने में हमें मदद मिलेगी, इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ कार्बन न्यूट्रल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। सो एनर्जी ट्रांजिशन इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड इन्वॉल्व नेचुरल टैपरिंग ऑफ एनर्जी कंजम्पशन alongside fuels टू क्लीन एनर्जी। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द एनर्जी ट्रांजिशन, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड की बात करें, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, तो वहाँ पे यू हैव टू चेंज द एनर्जी कंजप्शन, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर कंज्यूमिंग, रिन्यूएबल कर रहे हो, नॉन रिन्यूएबल कर रहे हो, यू हैव टू अगेन स्विच फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टूवर्ड्स रिन्यूएबल की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे जो एनर्जी का डिमांड है दैट विल कीप ऑन ग्रोइंग, जैसे कहा था कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, तो एनर्जी का कंजम्पशन, एनर्जी का डिमांड भी कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज होता जाएगा। इट इज स्टेटेड कि एनर्जी का जो या इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बाय 2030 डबल हो जाएगा। अब अंडर सच कंडीशंस, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है, व्हेन इट विल बी डबल्ड, जब आपका डबल हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बाय 2030, सो उसको हम किस तरीके से मीट करेंगे? तो वी हैव टू डेवलप एन अल्टरनेटिव सोर्स, बट वी हैव टू डिपेंड ऑन द कोल एज वेल, बिकॉज आपका लाइक मोर देन 50% वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन, इंडिया की बात करें, वी स्टिल डिपेंडेंट ऑन कोल। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लेवल पे फोकस करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रोवाइड डिफरेंट सोर्सेज थ्रू विच जो एनर्जी नीड डिमांड को मीट कर सकें। वी नीड टू हैव द अल्टरनेटिव सोर्सेज, अल्टरनेटिव सोर्सेस होंगे तभी हम मीट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन कोल तो हमारा हो जाएगा, या वी आर टोटली डिपेंडिंग ऑन, अगर हम पूरे तरीके से निर्भर या डिपेंड है करते हैं, वी कैन से रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, तो उससे हो जाएगा। तो यहाँ पे वी नीड अ डाइवर्स मिक्स ऑफ सोर्सेस, वी नीड अ डाइवर्स मिक्स ऑफ सोर्सेस, हमें डाइवर्स मिक्स ऑफ सोर्सेस की ज़रूरत है। देन ओनली वी विल बी एबल टू मीट दिस डिमांड, जिसके अकॉर्डिंग जो आपका डबल हो रहा है, जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है दैट इज गेटिंग डबल्ड। सो इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी विथ एम्बिशियस टारगेट हमने रखा है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल का, जिसमें 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है, और इसमें 43% रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन बाय 2030। तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी परचेस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि यू आर पुटिंग कंस्ट्रेंट, कि आपको जो है इतना, अगर आप 100 यूनिट यूज़ कर रहे हो तो 43 जो यूनिट्स हैं, 43 यूनिट्स आपको यू हैव टू बाय फ्रॉम लाइक यू हैव टू यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी, आपको इतना, तो फिर जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसी से आपको बाय करना पड़ेगा। ये चीज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे कई प्रकार के लेजिस्लेटिव लेवल पे चेंजेस भी किए जाएंगे, और कई प्रकार के चेंजेस भी किए, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है, मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, फिजिकल इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मार्केट मैकेनिज्म की बात करें तो देर आर डिफरेंट वेज। जैसे देर इज़ ऑल्सो अ सर्टिफिकेशन कि ठीक है कार्बन न्यूट्रलिटी हम अचीव कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू अचीव द कार्बन न्यूट्रलिटी, और जो भी वो टारगेट को मीट कर पाएंगे तो वो फिर जितने भी क्रेडिट उसको सेल खरीद बेच सकते हैं, जो वी ऑलवेज स्टडी अबाउट इट। जो सर्टिफिकेशन भी होता है, और फिर कई प्रकार के जो भी रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, या जो इंडस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर रही है, तो उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंदर भी मेंशन किया गया है। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट पे भी है, ये कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस आपके किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट रेट्स टू मैच द पेस ऑफ द डिमांड, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर मूविंग टूवर्ड्स, और ये जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप के माध्यम से इफ़ यू आर ट्राइंग कि ठीक है
लाइक वी हैव टू समहाउ गो फॉर एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हमें जाना है, तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो डिमांड को भी मीट करे, उसके लिए भी प्रयास करना। और इसके लिए जैसे अब एग्रीकल्चर है उसका सोलराइजेशन, मतलब आप सोलर एनर्जी, जैसे बहुत सारी ज़रूरतें जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए होती हैं, तो आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करना, अगर दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो उस वहाँ पे ध्यान देना। फिर डिसेंट्रलाइज्ड वे में इस्तेमाल करना, हीटिंग पर्पस, जैसे मान लो गीज़र का इस्तेमाल होता है, कुकिंग पर्पस के लिए हीट का इस्तेमाल, तो उसमें भी हम डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज फॉर इट एज वेल। सो धीरे धीरे जो डिमांड है, डिमांड की अगर हम बात करें तो उस डिमांड को मीट करना जरूरी है। डिमांड इन रूरल एरिया विल बी डिफरेंट, अर्बन एरिया विल बी डिफरेंट। अर्बन एरिया में स्टार्टिंग में हाई होगा, रूरल एरियाज़ की भी अपनी नीड है। तो ये जो इनिक्विटी एक्सेस, एनर्जी के एक्सेस की जो इनिक्विटी एग्जिस्ट करती है वो एनर्जी ट्रांजिशन पे भी एग्जिस्ट ना करे। ऐसा ना हो कि अर्बन एरिया पे फोकस करके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ दे दिया, रूरल एनर्जी में एनर्जी ट्रांजिशन पे हम फोकस ही नहीं कर रहे। तो ये जो इनिक्विटी एस्पेक्ट है दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड, एंड देन ओनली थिंग्स कैन इम्प्रूव, चाहे वो इंटर जनरेशनल हो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। मतलब वी हैव टू ऑल्सो कंसिडर द डिवाइड दैट एग्जिस्ट बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो रूरल अर्बन जो इकोनॉमिक डिवाइड है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। एनर्जी की सेल्फ सफिशिएंसी इंक्रीज करना है, ग्रीन जॉब्स जो है वो भी आपकी क्रिएट होंगी। एंड दूसरा, इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो उसको भी लाइक हमें फोकस करना, बिकॉज अगर सपोज इवन सोलर पैनल की बात करें तो अगर अगर हमारे देश के अंदर किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन है दैट इज़ वेरी कॉस्टली, वो चीज़ हमारे देश में 100 रुपए की बिक रही है और वो दूसरे जगह से इंपोर्ट होकर चाइनीज़ कंपोनेंट आपका 70 रुपए में मिल रहा है, तो पीपल विल प्रेफर 70 रुपीज़ प्रोडक्ट। लोग पैसा तो बचाना चाहेंगे। तो ये कॉम्पिटेटिवनेस इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जो प्राइस एस्पेक्ट है उसको भी देखना जरूरी है। तो एक तरफ हमें रूरल अर्बन एरिया का जो एक डिवाइड एग्जिस्ट करता है दैट हैज़ टू बी सीन। दूसरा ये भी हमें देखना है कि जो काइंड ऑफ जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे तो उसको उस चीज़ को भी हमको ध्यान में रखना है। दैट आल्सो नीड टू बी सीन। जो कंपोनेंट है इंडियन कंपोनेंट की बात करें तो वो ज़्यादा महंगा ना हो, जिससे कि फिर कॉम्पिटिटिवनेस रहेगा ही नहीं। महंगा होगा तो पीपल विल नॉट बाय, दे विल प्रेफर जो चीज़ इंपोर्ट की जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे इफ़ यू आर ट्राइंग टू फेस आउट द कोल, जो कि ये JETP जिस प्रोग्राम या पार्टनरशिप के अंदर फोकस भी किया है गया है, यहाँ पे लाइक वन ऑप्शन इज टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ द कोल फायर्ड पावर प्लांट क्लोजर टू वेयर कोल इज माइंड रादर देन बेस्ड ऑन एनर्जी डिमांड इन द स्टेट। तो यहाँ पे जैसे ऑप्टिमाइज करना, ऐसा नहीं कि हम पूरे तरीके से बंद कर दें। एनर्जी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन में समय लगेगा। टोटली हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एक दिन में नहीं जा सकते हैं। सो इट विल टेक टाइम, बिकॉज इट विल टेक टाइम। तो उस टाइम को कंसिडर करते हुए वी हैव टू फेस आउट इन ऑप्टिमाइज्ड मैनर, जुडिशियस वे में हमें करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट जैसे मान लो कोल पावर, जहाँ भी कोल माइनिंग होती है वहाँ पास में जो कोल पावर प्लांट्स हैं उसको हम डेवलप कर सकते हैं, बट एनर्जी एफिशिएंसी एंड ऑल पे फोकस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 न्यू अपॉइंटमेंट्स इन सुप्रीम कोर्ट सिग्नल्स दैट कोलिजियम हैज प्रिवेल्ड ओवर यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक दैट वी कॉल इट एज कोलिजियम। ठीक है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर, मेंस में भी। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ कोलिजियम? देखो कोलिजियम हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। सो कोलिजियम बेसिकली क्या है, ये इसमें आपके पास जजेस होते हैं, आई थिंक 4+1 है यहाँ से। तो यहाँ पे जो आपके जजेस होते हैं हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चाहे जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए रिकमेंडेशन देना जो कि बाइंडिंग होती है, एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा भी जा सकता है। एंड सेकेंड पॉइंट है इसमें कि ट्रांसफ़र और इन सब में भी कोलिजियम का रोल आपका होता है। तो यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जजेस मेक अपॉइंटमेंट टू द हायर जुडिशरी, एंड ये आपका सेकंड जज केस, थर्ड जज केस के बाद से कंटिन्यूस बेसिस में चल भी रहा है। एंड वी हैव जज केसेस, जैसा भी हमने डिस्कस किया। किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाएगा इसका पूरा प्रोसेस 98-99 ऐसे उसमें दिया है, एंड इट इज़ टोटली इंक्लूडेड अंडर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में हर चीज़ आपकी मेंशन्ड है, लाइक प्रोविजंस मेंशन्ड है कि अच्छा इस तरीके से जो अपॉइंटमेंट है वो आपका होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जजेस बेसिकली अपॉइंट किसके द्वारा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। फर्स्ट जज केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि सीजीआई जो है कंसल्टेशन विद द सीजीआई शुड बी फुल एंड इफेक्टिव, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे
कंसल्ट करना ज़रूरी है व्हेन वी टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट। सेकंड जज केस की अगर बात किया जाए तो इसमें देखो जो कंसल्टेशन है उसको इंक्रीज़ किया गया। इसमें सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस को भी इंक्लूड किया गया सेकंड जज केस में। मतलब चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया जाए, ये चीज़ आपकी फर्स्ट जज केस में बोला गया। फिर ये बोला गया कि आपको 2 सीनियर मोस्ट जजेस और भी इंक्लूड करने हैं, वो चीज़ आपकी इंक्लूड की गई सेकंड जज केस के अंदर। थर्ड जज केस के अंदर ये कहा गया कि फर्दर आपका इंक्रीज़ किया गया, मतलब जो ये कोलिजियम सिस्टम जिसमें सीजीआई प्लस 4 और सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूड किए गए, 1+4 का जो मैकेनिज्म उसको फॉलो किया गया, 1+4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट जजेस को इसमें इंक्लूड किया जाए। सो फंक्शन कैसे करता है? सो बेसिकली ये कहा जाता है, देखिए कहा जाता है कि कोलिजियम जो सिस्टम है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको ट्रांसपेरेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड किस बेसिस में डिसीजन लिया जाता है इस पर भी क्लैरिटी आपका नहीं रहता है। इंटरनल भी कई प्रकार के डिफरेंसेस होते हैं, उसका क्या बेसिस है, किस तरीके से कैंडिडेट को आप सेलेक्ट करते हो, इस चीज़ पर भी चर्चा की जाती है। इसलिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की भी बात आपकी की गई है। फिर फर्दर जो भी ओपिनियन होता है, डिस्कशन होता है, उसको फिर लॉ मिनिस्ट्री को भेजा जाता है। लॉ मिनिस्टर फर्दर फिर लाइक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस उसको कंसिडरेशन के लिए लॉ मिनिस्ट्री भेज भी सकती है। अब यहाँ ये भी है कि कॉलेजियम इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है या उसको आप कह सकते हैं कि रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर कॉलेजियम लाइक दोबारा से अगर रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा से सेंड सेम नेम कर दिया जाए तो वहाँ पे इट इज़ बाइंडिंग, गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग है। तो ये आपको थोड़ा सा फंक्शनिंग याद रखना है। और जो भी तरीका है एवरीथिंग इज मेंशन अंडर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल बीजेपी एमएलए डिफेक्ट्स तृणमूल कांग्रेस। तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखो टॉपिक जब आप पढ़ते हैं ना तो ऐसा नहीं कि आप न्यूज़ पे जाए, आपको देखना है स्टैटिक टॉपिक यहाँ से कौन सा निकल के आता है। तो 1985 के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ आपका लेकर आया गया। तो इसमें अगर सपोज करो कोई भी पर्सन है वो इलेक्ट होके आता है किसी और की टिकट से और वो फिर इलेक्ट होने के बाद किसी और पार्टी में चला जाए तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है बेसिकली देखा जाए उसमें फाइनल डिसीजन मेकिंग जो स्पीकर की होती है। स्पीकर मतलब जैसे मान लो ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ स्पीकर पर इस एप्लीकेशन स्पीकर को दिया जाएगा। स्पीकर फिर स्टेप लेंगे, डिसीजन लेंगे। ऑल्दो जो भी डिसीजन स्पीकर लेंगे उनके खिलाफ अपील जो है वो किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। क्योटो ओल्हान केस आगे देखेंगे, क्योटो ओल्हान केस के अंदर ये हाईलाइट किया गया था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है एमएलए का? गिविंग अ पार्टी मेंबरशिप, गोइंग अगेंस्ट पार्टी विप, अगर पार्टी ने कोई डायरेक्शन दिया है उसके खिलाफ वोट करना, ये भी, और वोट से अब्सटेन करना। एंड ये चीज़ भी हाईलाइट आपकी की गई है। तो रेजिग्नेशन एज एमएलए वाज नॉट वन ऑफ द कंडीशन। मतलब अगर लेकिन अगर जैसे इसमें ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई अपने मन से रिज़ाइन कर दे तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। तो इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट भी किया गया है। लाइक ये पुराना एक केस भी था आपका जो कर्नाटका के अंदर हुआ भी था। तो ये चीज़ क्योंकि रिज़ाइन कर दिया फिर जो कर्नाटका के स्पीकर थे उन्होंने लेने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि ये केस याद रखना, क्योटो होल्हान केस, ये 1992 का केस में इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है दैट इज विद द स्पीकर एंड हियर स्पीकर इज एक्टिंग एज अ ट्रिब्यूनल। बिकॉज स्पीकर इज एक्टिंग एज अ ट्रिब्यूनल अंडर दिस कंसिडरेशन, जो भी डिसीजन स्पीकर के द्वारा लिया जाएगा उसके खिलाफ अपील आपकी दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इट मीन्स जुडिशियल रिव्यू इसके खिलाफ भी अवेलेबल आपका जो है वो बन जाता है। ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे कहा गया कि जब जुडिशरी हियर इट इज़ एक्टिंग एज अ वॉच डॉग ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, स्पीकर के लिए नहीं है। यहाँ पे कहा गया कि देखो जुडिशरी जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ की वॉच डॉग की, एंटी डिफेक्शन लॉ आपका किस तरीके से आ रहा है, ना कि स्पीकर के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका हाईलाइट किया गया है। तो क्योटो होल्हान केस क्योंकि ये कहा जाए कि एक तरफ स्पीकर है जो कि लेजिस्लेटिव हेड है और उसके बाद जुडिशरी वहाँ भी इंटरफेयर कर रही है। तो यहाँ पे कहा गया कि कई प्रकार के लेवल पे जो चेंजेस आपके रहते हैं या फिर जो भी डिसीजन मेकिंग स्पीकर के द्वारा दिया जाएगा तो उस लॉ के बेसिस में जो डिसीजन मेकिंग की जाती है उस लॉ को इंटरप्रेट करने की जिम्मेदारी जुडिशरी की आपकी बन जाती है। सो इवन अगर जो पार्टी है उसमें अगर स्प्लिट होता है, स्प्लिट या मर्जिंग होती है, पहले 1/3 था अब 2/3 कंडीशन डाल दी गई है। मतलब मान लो 60 लोग हैं तो इसका 2/3 निकाल लो तो 2/3। अब इसमें भी दो चीज़ होती है, एक तो पॉलिटिकल पार्टी, एक लेजिस्लेटिव पार्टी। मतलब जैसे मान लो 60 एमएलएज हैं, 60 एमएलएज लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर है तो उसके 2/3 तो उनमें फिर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगी। जैसे महाराष्ट्र का आपका केस है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसने कुछ पॉइंट्स आपके हाईलाइट किए गए हैं
कि लाइक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो बार द अपॉइंटमेंट ऑफ डिफेक्टर, मतलब कोई भी ऐसा जिसने डिफेक्शन किया है उसको मिनिस्टर के रूप में भी अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। दिस हैज़ बीन पुट अंडर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल फ्लोस एंड कमोडिटी प्राइसेस कुड स्टिल पोज कंसर्न। ये इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई चर्चा जो है वो आपकी हाईलाइट की गई है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो 3 ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे। एक तो ग्लोबल लेवल पे जो स्लो डाउन हो रहा है, ये बहुत, क्योंकि देखो ग्लोबल स्लो डाउन का मतलब क्या होता है, ग्लोबल लेवल पे स्लो डाउन का मतलब है कि आपकी विश्व के अंदर जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो आपकी कंटिन्यूस बेसिस में रिड्यूस हो रही है। तो अगर विश्व में एक प्रोडक्ट की डिमांड रिड्यूस होगी तो हमारा जो एक्सपोर्ट है दैट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। जो एक्सपोर्ट है वो भी रिड्यूस होगा तो हमारी इकोनॉमी भी अफेक्ट जो है वो होगी, क्योंकि इट विल हैव अ ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट। अगर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ या उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन ही नहीं है विश्व के अंदर, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। आपके पास ऑप्शन ये है कि उस जो आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो और मान रहे हो कि इस प्रोडक्ट को लोग बाय करें, तो हमारे पास अल्टरनेटिव हो। अल्टरनेटिव क्या हो, वी शुड हैव द अल्टरनेटिव, एंड दैट अल्टरनेटिव इज कि अल्टरनेटिव क्या हो कि हमारा डोमेस्टिक डिमांड हम उतना पैरेलली इंक्रीज कर लें कि वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की जगह हम हमारे देश में ही काम आ जाए या हमारे देश में ही लोग खरीद लें, तो रिप्लेसमेंट हो सकता है। बट हर चीज़ का ये नहीं किया जा सकता। देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लो डाउन ये डिमांड उसमें रिड्यूस हो रहा है। दूसरा, इन्फ्लेशन भी एक बड़ा एक फैक्टर है, ऑल दो थोड़ा वो मॉडरेट कर रहा है, बट बिकॉज क्योंकि महंगाई की वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो भी यूएस के फेडरल रिजर्व में कंटिन्यूसली बढ़ा दिया। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इसके भी कई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। जैसे फिर इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। जो डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ भी देखने को मिलेगा, या डोमेस्टिक करेंसी जैसे मान लो रुपी है या डॉलर है, तो यहाँ पे डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि डॉलर इजीली अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का बैंक जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जस्ट टू कर्ब द इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए। तो इन्फ्लेशन कर्ब करने की वजह से वी कैन से देर इज दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो। सो कि कंटिन्यूस बेसिस में जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है वो रेट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज डिक्रीज करता रहे। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन अगर मॉडरेट कर रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि इंटरेस्ट रेट में इतना फ्लक्चुएशन आपका नहीं होगा। फिर कई प्रकार की जो मेजर कमोडिटीज़ ऑयल गैस मेटल्स इनका प्राइस भी तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड कंटिन्यूस बेसिस में अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा तो इन प्रोडक्ट की डिमांड भी रिड्यूस होगी। जब इन प्रोडक्ट की डिमांड रिड्यूस होगी तो इनका प्राइस भी रिड्यूस हो सकता है, और इसका फिर थोड़ा कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। जैसे ऑयल का प्राइस अगर रिड्यूस होता है तो इसका बेनिफिट हमें हो जाएगा, मतलब जो ऑयल बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। रशिया यूक्रेन की जो कन्फ्लिक्ट की बात करें तो इससे भी ऑयल और गैस के प्राइस में आप कह सकते हैं चेंजेस कंटिन्यूस बेसिस में आ सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन द इकोनॉमी इन अ वेरी सर्टन मैनर, मतलब कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी जो एग्जिस्ट करती है, सो इट मे रिजल्ट इनटू एन इकोनॉमिक एक्सीडेंट। मतलब कब क्या हो जाए पता नहीं। ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट से कि अभी ये होगा या बाद में ये होगा, बिकॉज देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। वाई? बिकॉज वी हैव एन अनसर्टेन इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, व्हाट रोल जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जेईटीपी कैन प्ले इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में क्या रोल प्ले कर सकता है? तो ये 10 नंबर में आपको लिखना है। जो कल क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसका बेस्ट आंसर आई विल शेयर विथ यू। अभी अपकमिंग जो मेरे कोर्सेज साइंस टेक ये हैं सारे कोर्सेज, तो अनअकैडमी के अंदर ये कोर्सेज आएंगे। एंड आप अनअकैडमी.com में जाएं, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करें और SPLIVE कोड डाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है। एंड ये 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मस्ट कोर्स है, ये ज़रूर से दें। फिर ये अगर 2023 का कर रहे हैं तो 3 मंथ क्रैश कोर्स आपका आया है, तो यहाँ पे आप प्लस GS वाला ले लो, ये अमाउंट आप देख सकते हो। तो अनअकैडमी.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, ये प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर लो। अभी 3 मंथ वाला जो क्रैश कोर्स है इसको सेलेक्ट कर लो, तो आप अलग से ज्वाइन चाहो तो कर सकते हो। पूरा एक आपका कवर हो जाएगा, सारी चीज़ें इसमें अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज़ SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं सौरभ पांड्या अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे। तो ये है आज के लिए इतना ही। इसका PDF भी इसी सेम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सेशन जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।